हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो अकाउंट्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक जो है वैसे तो जो पीएससीबी में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में लास्ट टॉपिक है और सीबीएसई में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा अकाउंटेंसी में। सो कोशिश करूँगा कि आज ये टॉपिक आपको मैं बड़ी आसानी से जो है क्लियर करवा सकूँ। सबसे पहले हम बेसिक्स इसके लेंगे। सो चैप्टर है आज अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें तीन वर्ड है, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। मैं तीनों को पहले मैं एक्सप्लेन करूं कि कैश का मीन क्या है। कैश का मतलब है अगर कैश की बात की जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो इसमें सबसे पहले कैश का बैलेंस लिया जाएगा यानी कैश इन हैंड या कैश बैलेंस। दूसरा इसमें आएगा जी जो आपका बैंक बैलेंस है। तीसरा इसमें आएगा कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब है ऐसी सिक्योरिटीज जिनको आप उसी टाइम पे बेच के कैश ले सकते हो, जिनको आप उसी टाइम पे लिक्विडेट कर सकते हो यानी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये ऐसी सिक्योरिटीज हैं, इनको भी कैश की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसमें चौथी जो चीज होगी वो होगी करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आप सेल करके जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए इनको कन्वर्टिबल टू कैश ही कहा जाता है। इसके बाद अगर कोई बैंक ड्राफ्ट है, बैंक ड्राफ्ट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड किया जाता है। और लास्ट जो इसमें अगर किसी तरह का कोई चेक है आपके पास तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही इंक्लूड किया जाएगा। सो इसमें कैश में अगर कैश की बात की जाए सिर्फ, तो ये सारी चीजें जो है कैश में इंक्लूड होगी। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, बैंक ड्राफ्ट या फिर कोई चेक। अब पहला वर्ड तो हमने क्लियर कर लिया कैश क्या है इसमें, जिसको कहा जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए 1 नंबर में या 2 नंबर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, तो इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट में ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। मतलब ये एक लिस्ट बना के आपको देनी पड़ेगी कि हाँ ये सारी चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वो है फ्लो। अब अगर मैं फ्लो की बात करूं, आपके पास 2 तरह का फ्लो है। पहला फ्लो इनफ्लो, दूसरा फ्लो आउटफ्लो। यानी इसमें कैश के फ्लो की बात हो रही है कि कैश या तो इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा। कैश इनफ्लो का मतलब है आपके पास कैश आ रहा है, कैश आउटफ्लो का मतलब है आपके पास से जो कैश जा रहा है। यानी अगर आप पैसे रिसीव करते हैं, किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो वो इनफ्लो है। अगर आप पैसे किसी को पे कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो वो कैश आउटफ्लो है। तो इसमें फ्लो का मतलब ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा। तो अगर मैं अब इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का स्टेटमेंट है। ये एक तरह का स्टेटमेंट है जो कैश के फ्लो को दिखाता है या कैश के फ्लो के बारे में बताता है कि कैश हमारे पास पूरे साल कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। सो एक स्टेटमेंट है कैश की। ये प्योरली कैश बेसिस के ऊपर बनाया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये कैश बेसिस के ऊपर बनाया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की कोई क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल इंक्लूड नहीं की जाएगी, और नॉन कैश जो है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो ये कैश बेसिस के ऊपर बनाया जाता है। अब नेक्स्ट चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक स्टेटमेंट है। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस किए जाएंगे उसमें हमारे पास काफी सारे टूल्स हैं। जैसे रेशियो एनालिसिस हम कर सकते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट बना सकते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना सकते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसके बाद ट्रेंड एनालिसिस बना सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ये कुछ टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के। सो ये एक टूल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का एक टूल है। तो कह सकते हैं कि ये एक तरह की स्टेटमेंट है जो कैश के फ्लो को शो करेगा कि कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है।
सो ये रही बात इसकी डेफिनेशन की। अब अगर मैं इसको मेथड्स के बारे में बात करूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के कौन कौन से मेथड हैं, तो उसमें मेनली हमको दो मेथड जो है पढ़ने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला मेथड आपका इसमें होगा, उसको कहा जाएगा जी डायरेक्ट मेथड। ये है आपका डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड इसमें जो इंक्लूड किया जाएगा वो है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड जो है वो सिलेबस में नहीं है, ना पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ना सीबीएसई में, ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो रही बात इनडायरेक्ट मेथड की, हम जितने भी क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट के करेंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट मेथड के ही होंगे। सो ये दो मेथड है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। अगर अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि ये किस तरह से बनाया जाता है, तो प्रिपरेशन में आपके पास तीन चीजें आएंगी। प्रिपरेशन में सबसे पहली, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो आपका होगा जिसको कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसा पार्ट है जिसमें आप वो सारी चीजें, वो सारी आइटम्स इंक्लूड करोगे जो आपके डेली इनकम या डेली एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। सो ये सारी की सारी डेली एक्सपेंसेस या डेली इनकम है, इसमें सारी की सारी चीजें वो इंक्लूड की जाएंगी। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। दूसरा जो इसमें आपका पार्ट है, या कह लो जो दूसरा सेक्शन है आपका प्रिपरेशन करने में कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जो दूसरी जो ऑप्शन है वो है आपके पास दूसरी एक्टिविटी जिसको हम कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो आपकी सेकंड एक्टिविटी है। इसमें आप वो सारी चीजें इंक्लूड करोगे जहां आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। जैसे आप अपना पैसा फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट करते हो, सो इसमें वो सारी चीजें आएंगी जो फिक्स्ड असेट से रिलेटेड होंगी। या आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स ले रखी हैं जिनको हम कहेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो तो आपका कैश का पार्ट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। सो मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जो तीसरी इसमें एक्टिविटी पढ़ने के लिए मिलेगी हमको वो है तीसरी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी जैसे आपने जहां जहां से फाइनेंस इकट्ठा किया है, जहां जहां से आपने पैसा इकट्ठा किया है, कैपिटल इकट्ठी किया है, वो सारी चीजें इसमें फाइनेंसिंग में इंक्लूड की जाएगी। इसमें जैसे आपने शेयर कैपिटल, अगर आप शेयर इशू करते हैं, शेयर चाहे इक्विटी शेयर इशू किए हों या प्रेफरेंस शेयर इशू किए हों, किसी भी तरह के शेयर जो इशू कर रहे हैं वो फाइनेंसिंग में आएगा। इसके बाद आपने किसी तरह का कोई लोन लिया है, लोन इसमें आएगा। इसके बाद अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं वो इसमें आएंगे। सो इसमें बेसिकली आपके पास तीन चीजें आ रही हैं। अब मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहली चीज जो आप इंक्लूड करोगे वो होगी आपकी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको कि दोनों तरह की शेयर कैपिटल इसमें इंक्लूड की जाएगी, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। दूसरी चीज इसमें इंक्लूड की जाएगी वो है लोन। दूसरी चीज लोन है। अगर आपने कोई लोन बोरो किया हुआ है तो सारा का सारा लोन इसमें आएगा। अगर आप लोन को पेमेंट करते हो या रिसीव करते हो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। तीसरी चीज इसमें आएगी वो है डिबेंचर्स। अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो वो इसमें आएगी। अब दूसरी एक्टिविटी में आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको जो जो चीजें इंक्लूड करनी है वो है, एक आप इंक्लूड करोगे फिक्स्ड एसेट्स, एक आप इंक्लूड करोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी इसमें आएंगी जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें आएंगी। अब इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे आप दिखाएंगे या कैसे आप बताएंगे। तो अगर हम इसमें इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो जो है, जैसे फिक्स्ड असेट को अगर आप सेल करते हो, यानी सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स,
अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा या आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को बेचा या सेल करते हो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका इनफ्लो है, ये आपका इनफ्लो, इसको आप इनफ्लो में इंक्लूड करोगे। इसी तरह से अगर आपने अपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया है, अगर आप फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं, तो ये आपका आउटफ्लो है। आउटफ्लो का मतलब कि आप कैश पे कर रहे हो, आपकी पेमेंट हो रही है। जैसे सेल किया फिक्स्ड एसेट्स तो आपके पास कैश आया, यानी वो इनफ्लो है। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो तो वो आपकी परचेज है, मतलब वो आपकी पेमेंट है, तो उसको आप आउटफ्लो में लेके जाओगे। तो ये चीजें इसमें आएंगी। जैसे फाइनेंसिंग में आपने पढ़ा कि ये शेयर कैपिटल इंक्लूड करेगा। अगर शेयर्स इशू किए जाएंगे तो वो एक तरह का इनफ्लो होगा। अगर शेयर्स को बायबैक किया जाएगा वो आपके लिए पेमेंट होगी, सो वो आउटफ्लो होगा। अगर लोन की बात की जाए, अगर लोन बोरो किया जाए तो लोन जो है वो इनफ्लो है, और लोन को अगर रीपे किया जाए, उसको पेड कर दिया जाए, पेमेंट कर दी जाए लोन की, तो वो एक आउटफ्लो होगा आपके लिए। तीसरी चीज इसमें डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं। अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हैं तो आपके पास कैश आता है, यानी वो इनफ्लो है। अगर आप डिबेंचर्स की रिडम्पशन करते हो, पेमेंट करते हो, तो आपके पास से कैश जाएगा, यानी वो आपके लिए आउटफ्लो है। सो ये चीजें इसमें याद रखनी है। इसके अलावा इसमें फाइनेंसिंग में दो चीजें मैं बतानी आपको भूल गया, वो क्या थी, क्योंकि अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो आपको डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पेड। अगर आप शेयर इशू कर रहे हो तो आप डिविडेंड पे कर रहे हो, और अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट पेड भी आपकी जो है आउटफ्लो का एग्जांपल है। ये दोनों आपके लिए आउटफ्लो हैं, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड। इसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जैसे कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अब इसमें बहुत जरूरी पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं। इसमें डिविडेंड और इंटरेस्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट से कोई डिविडेंड आया, मान लो कि आपने किसी डिविडेंड रिसीव्ड, मान लो कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए, किसी कंपनी के शेयर खरीदने पर आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। सो अगर आप डिविडेंड रिसीव करते हो तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आने वाली आइटम है। और अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हो तो आपको अगर किसी तरह से कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट मिला, तो वो आपके लिए इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको स्टार बना के आप लिख लो इन दोनों आइटम्स को, कि अगर डिविडेंड रिसीव कर रहे हो तो डिविडेंड रिसीव्ड आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यानी ये दोनों के दोनों इनफ्लो हैं आपके। और फाइनेंसिंग में अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो या आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सो ये आपके आउटफ्लोज हैं। अब आ जाएं ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर। और अब हमने यहाँ पर सारी की सारी नॉन करंट लायबिलिटी भी इंक्लूड कर ली, शेयर कैपिटल भी इंक्लूड कर ली, फिक्स्ड एसेट्स भी इंक्लूड कर लिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूड कर लिए। अब अपने पास बची हैं सिर्फ दो चीजें, वो है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। जितने भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हैं वो सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगी, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल जनरेट करने के लिए यूज की जाती हैं। ये आपकी एक तरह से वर्किंग कैपिटल कह लो। इसमें वो सारी की सारी इनकम आएगी जो आपकी डेली इनकम है, या कह लो कि जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस या डे टू डे इनकम, वो सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसमें इंक्लूड की जाएगी। जैसे एग्जांपल, अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसको, क्रेडिटर्स को, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की तो वो आपका आउटफ्लो है। इसी तरह से अगर आप कलेक्शन कर रहे हो, कोई पैसा आया आपके पास, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अगर डेटर्स से आपको पैसा आया तो वो आपका एक इनकम है, यानी वो आपके लिए इनफ्लो है। इसी तरह से अगर आप कैश सेल्स करते हो वो आपका इनफ्लो है। इसी तरह से आपने कोई फीस रिसीव की, कोई कमीशन रिसीव की, कोई रॉयल्टी रिसीव की, ये सारी की सारी इनकम भी आपकी इसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने
ये तीनों एक्टिविटीज आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मैंने बेसिक आपको समझाया वो अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट लूंगा। फॉर्मेट में जो चीजें जरूरी होंगी वो चीजें मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।